हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना चाहते हैं या भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 7th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 3rd लेसन, जिसका नाम राज्य शासन कैसे काम करता है। इससे पहले हमने जो 2nd लेसन पढ़ा था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और 1st लेसन समानता पढ़ा था। इन दोनों पाठों में हम ये समझ चुके थे कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं किसे कहते हैं कि व्यक्ति को जीने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है, जिनके बिना वह जिंदा नहीं रह सकता, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। इन दोनों लेसन में हमने ये पढ़ा था कि इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और लोगों को ये मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। इस बात की व्याख्या भारत के संविधान में की गई है। संविधान ने ये मौलिक अधिकार दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार है और ये प्राप्त करवाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है। इन दोनों पाठों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपको पिछला पाठ अच्छी तरह समझ आ जाता है तो आप अगले पाठ को समझ पाएंगे, और अगर आपको पिछला पाठ ही समझ नहीं आया है तो अगला पाठ भी समझ आने में मुश्किल होती है। इसके अलावा हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व और सरकार क्या है। इन दोनों पाठों में हमने ये समझा था कि भारत के अंदर जो सरकार है उसकी कैसी व्यवस्था है या वो किस तरह की सरकार है। 6ठी क्लास में इन पाठों में हमने ये पढ़ा था कि सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला स्थानीय स्तर की सरकार, दूसरा राज्य स्तर की सरकार और तीसरा राष्ट्रीय स्तर की सरकार। अगर आपने 6th क्लास के ये दोनों लेसन नहीं पढ़े हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। इन पाठों को भी आप पढ़ें, वीडियोस देखें और समझें, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल सके कि भारत की जो सरकार है वो किस तरह की है और कैसे देश में शासन चलाती है। तो जो हमने ये 3 स्तर बताए हैं, इसमें जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है वो सबसे ऊपर वाला स्तर होता है, यानी पूरे देश की सरकार होती है। पूरे देश के लिए कानून बनाती है और पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेवारी है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत को 29 राज्यों में बांटा गया है और प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। अब इस पाठ में हमने यही पढ़ना है कि राज्य शासन कैसे काम करता है, कि राज्य की जो सरकार है वो कैसे काम करती है, अपने राज्य के अंदर कैसे व्यवस्था करती है। जबकि राज्य क्या है और राज्य सरकार किसे कहते हैं, यह भी हम 6ठी क्लास के पाठ में समझ चुके हैं कि एक निश्चित एरिया को राज्य कहते हैं, जिसको कई जिलों में बांटा जाता है। जैसे हरियाणा के 22 जिले हैं, यानी हरियाणा को 22 जिलों में बांटा गया है। इन जिलों की भी अपनी सरकार होती है, जिसे जिला पंचायत या जिला समिति कहते हैं या जिला परिषद भी कहते हैं। लेकिन इस लेसन में हम राज्य सरकार की ही बात करेंगे। जिला समिति और जिला परिषद को स्थानीय सरकार कहते हैं। जो आप स्थानीय सरकार वाला लेसन 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको भी जरूर पढ़ें और पता लगाए स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। भारत के संविधान में लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है और इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सरकार के 3 स्तर बनाए गए हैं, जिसमें से दूसरा स्तर राज्य सरकार का आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सरकार क्या होती है, ये कैसे बनती है और ये क्या कार्य करती है, या राज्य का शासन कैसे चलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैसे बनती है। भारत के संविधान में लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है और इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सरकार के 3 स्तर बनाए गए हैं, जिसमें से दूसरा स्तर राज्य सरकार का आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सरकार क्या होती है, ये कैसे बनती है और ये क्या कार्य करती है, या राज्य का शासन कैसे चलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैसे बनती है। आप ये तो जानते ही हैं कि हर 5 वर्ष के बाद आपके एरिया में चुनाव होते हैं और ये MLA के चुनाव होते हैं और आपके राज्य से अनेक लोग इस सीट के लिए खड़े होते हैं, जो अनेक प्रकार के वायदे करते हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। इसलिए सभी लोग जो MLA की सीट के लिए खड़े होते हैं वो घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और अनेक प्रकार के वायदे करते हैं। कोई कहता है कि मैं आपके राज्य में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा,
कोई कहता है कि मैं आपके राज्य में स्टेडियम बनवाऊंगा और कोई कहता है कि मैं आपके राज्य में अस्पताल खुलवाऊंगा। इस तरह से सभी लोग अलग अलग वायदे करते हैं। कई बार तो वे लोगों के बच्चों को नौकरियां देने का वायदा भी करते हैं कि अगर वो उनको वोट देंगे तो वो उनके बच्चों की नौकरी लगवाएंगे। और अगर कई बार किसी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनाई गई हैं या साफ सफाई का प्रबंध नहीं है, तो इस तरह के वायदे भी वो लोग करते हैं और वोट मांगते हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि ये सभी काम राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अपने राज्य के अंदर इन सब कामों को किया जाए। और लोग जिसके ऊपर भरोसा करता है कि वह अपने वायदे पूरे करेगा, उसी को वो वोट देते हैं। और जिस को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वह उस सीट के लिए चुना जाता है या जीत जाता है। और जो राज्य की सरकार होती है, जिसे विधानसभा कहते हैं, उसका सदस्य बन जाता है, जिसका शॉर्ट नेम एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का सदस्य कहलाता है। और एमएलए बनने के बाद कई बार तो वो अपने वायदों को पूरा कर देते हैं और लेकिन कई बार अपने वायदों को भूल जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जितने वायदे उन्होंने किए थे उनमें से एक दो वायदे पूरे कर देते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, जिससे बाद में वो लोग जागरूक होते हैं जिन्होंने वोट दी थी। अगर वह एमएलए अच्छा काम करता है तो अगले 5 साल में जब दोबारा चुनाव होते हैं तो लोग उसको दोबारा वोट देकर जिता देते हैं। अगर वह अच्छा काम नहीं करता है तो अगले 5 साल में जब दोबारा वोट पड़ते हैं तो वो उसको वोट नहीं देते और किसी और व्यक्ति को वोट देकर एमएलए बनाते हैं। इन एमएलए को ही विधायक कहते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य। ये विधायक अलग अलग पार्टी के होते हैं, तो जिस पार्टी का व्यक्ति एमएलए बनता है, विधायक बनता है, तो उस पार्टी की सरकार उस राज्य में बन जाती है। जैसे आपके कैथल शहर में श्री लीलाराम इस सीट के लिए खड़े हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, और वो जीत गए तो वो हरियाणा राज्य के एमएलए बन गए। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन लीलाराम से पहले श्री रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, वो जीते थे। तो लीलाराम से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो इसे हम समझ जाते हैं कि जिस पार्टी का सदस्य जीतता है उसी की सरकार बनती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। ये पातालपुरम की कहानी बताई गई है चित्रों के द्वारा कि वहाँ पे पीने के पानी का प्रबंध नहीं है, गंदा पानी पीने के लिए आता है बस्तियों में और लोग उसी को पीते हैं और उस गंदे पानी को पीकर काफी लोग बीमार हो गए हैं और कुछ की मृत्यु भी हो गई है, क्योंकि गंदा पानी पीने से हैजा, पेचिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जो एक दूसरे से लगने वाली बीमारियां होती हैं। इस तरह से जो पातालपुरम में एमएलए के चुनाव होते हैं और जो व्यक्ति एमएलए की सीट के लिए खड़े होते हैं तो वो अच्छे पानी के प्रबंध के लिए वायदे करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो एमएलए होता है उसका चुनाव लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि लोग चुनाव क्षेत्र में जाकर जिसको वोट देते हैं वही एमएलए बनता है और वही राज्य की सरकार चलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एमएलए होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है। अब हम ये जानेंगे कि एक राज्य के अंदर कितने विधायक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को 29 राज्यों में बांटा गया है और प्रत्येक राज्य को कई चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि हिमाचल को 68 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। इस तरह से राज्य को जितने भी चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है उतने ही एमएलए होते हैं और ये सभी एमएलए विधानसभा के सदस्य होते हैं। अब ये सभी सदस्य अपने में से किसी एक को मंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए चुन लेते हैं। जैसे आपकी कक्षा में आप अपनी पसंद का एक मॉनिटर चुन लेते हैं, इसी तरह से ये सभी अपनी ही पसंद का एक मुख्यमंत्री चुन लेते हैं और उस मुख्यमंत्री के लिए सभी की सहमति होना जरूरी है। और अगर सभी की सहमति नहीं होती है तो वो जितने विधायक होते हैं उनमें से बहुमत की सहमति होना जरूरी है, यानी कि उनका आधा करके उससे एक ज़्यादा।
जैसा कि हमने हिमाचल की बात की थी, 68 चुनाव क्षेत्र हैं, तो 68 MLA होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सहमति के लिए 68 का आधा 34 और उसमें एक जोड़ दो 35। इस तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए 35 MLA की सहमति होना जरूरी है। इससे आप समझ गए होंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बनता है और MLA कैसे बनते हैं। जिस पार्टी की सरकार बनती है उसे सत्ताधारी दल कहते हैं या सत्ता दल कहते हैं। जैसा कि ये ऊपर दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2003 के परिणाम। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43 सीटें प्राप्त होती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 16 और अन्य राजनीतिक दल को 3 और निर्दलीय को 6 और कुल मिलाकर 68 हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनती है। तो कांग्रेस को सत्ता पक्ष या सत्ता दल कहेंगे। उसके बाद जिसके वोट ज़्यादा होते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के वोट बाकी के दलों से ज़्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पार्टी कहलाएगी, विपक्ष दल कहलाएगा। मुख्य विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे और बाकी के जो दल हैं वो भी विपक्ष दल हैं, लेकिन मुख्य विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी होगी। इस तरह से विधानसभा का गठन होता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहमति के साथ मंत्रियों का चयन करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये विधानसभा के सदस्य काम कैसे करते हैं। विधानसभा के सभी कार्यों को विभागों में बांट दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, और प्रत्येक मंत्री को एक विभाग दे दिया जाता है। तो इस तरह से सभी विभागों का बंटवारा हो जाता है और हर एक मंत्री अपने विभाग का कार्य संभालता है। जब उसे मंत्री पद दिया जाता है या कार्यभार सौंपा जाता है तो वह राज्यपाल के सामने इस कार्य की शपथ लेता है और वायदा करता है कि वो अपने काम को ईमानदारी से करेगा। विधानसभा में जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो सभी सदस्यों को इकट्ठा बुला लिया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है और राज्यसभा को संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज करना पड़ता है। कई बार राज्यों में सरकार किसी एक पार्टी की न होकर एक से ज्यादा पार्टी की मिलकर बनती है। ऐसे अभी हमने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लिया था और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी एक दल की संख्या ज्यादा नहीं होती है बल्कि दो दलों की बराबर होती है या जितने वोट लेने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, तो दो दल मिलकर सरकार बना लेते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। आगे हम बात करेंगे विधानसभा में बहस कैसे होती है। जब विधानसभा के सभी सदस्यों को इकट्ठा बुलाया जाता है सभा के लिए या बहस के लिए, तो उसमें सभी लोगों को सत्ताधारी पक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है और अपनी समस्याएं बताने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो पहले समस्या बताई थी मुख्यमंत्री को या सत्ताधारी पक्ष को, तो उस समस्या का उन्होंने कितना समाधान किया है और कैसे किया है, उस समस्या को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये सब बातें पूछने का सभी पार्टी को अधिकार होता है, सभी MLAs को या सभी सदस्यों को अधिकार होता है। इसके अलावा जो पार्टी की सरकार होती है उसे भी ये बताने का अधिकार होता है कि उसने किसी समस्या के लिए कितना खर्च किया है, क्या कदम उठाए हैं और आने वाली समस्या के लिए क्या योजना बनाई है। सभी अपनी अपनी बातों को खुलकर बताते हैं और एक दूसरे से पूछते भी हैं। तो ये 6 विधायकों के उदाहरण दिए गए हैं। ये 6 विधायक खड़े होकर अपनी अपनी बात बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और इनमें से कुछ अपने किए गए कामों को बताते हैं कि हमने ये काम किया है। तो इस तरह से ये विधानसभा की बहस चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी विधायक सरकार के कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेवार होते हैं और ये विधानसभाई कार्यपालिका होती है। जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये विधानसभा ही कार्यपालिका होती है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद जो कानून बनाती है
या केंद्र सरकार जो कानून बनाती है उन्हें लागू करने की जिम्मेवारी इन्हीं मंत्रियों की होती है। सभी राज्यों के विधानसभा के जो मंत्री होते हैं वो इन नियमों को लागू करते हैं अपने राज्य के अंदर और राज्य का शासन चलाते हैं और अपने राज्य के अंदर जांच पड़ताल भी करते हैं कि कहाँ पर इन नियमों का पालन हो रहा है और कहाँ पर नहीं। इन नियमों को लागू करने के लिए ये अपने राज्य के अंदर विशेष योजनाएं या विशेष प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ये मंत्री अपने राज्य के अंदर जो काम करते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अपने राज्य में ये जो काम करते हैं उसकी जानकारी अखबार, टेलीविजन चैनल और अन्य संगठनों के द्वारा ये अपने राज्य में सभी लोगों को पहुंचाते हैं। जैसे आप टेलीविजन देखते हो तो टेलीविजन में ये दिखाया जाता है कि ये मंत्री ने अपने राज्य में ये काम किया और अपने राज्य में किसी समस्या का समाधान किया तो कैसे किया, तो इस तरह से उसे टीवी पर बोलते हुए दिखाया जाता है। इसके अलावा अखबार में भी उसे दिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें मैगजीन आदि में भी दिखाया जाता है और उनकी बातों को भी लिखा जाता है और इन सब चीजों से उस राज्य के लोग समझ जाते हैं कि उनके मंत्रियों ने उनके राज्य के लिए क्या काम किया है। कई बार आपने टीवी में देखा होगा कि जो मीडिया वाले होते हैं वो मंत्री के पास खड़े हो जाते हैं और कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उन सब के प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। कई बार ये मंत्री अपने राज्य के लोगों से जाकर मिलते भी हैं। जैसे कई गरीब झोपड़ियां वाले लोग होते हैं या गरीब बस्तियों वाले लोग होते हैं तो उनसे जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते हैं। इसके अलावा उनकी शिक्षा के बारे में भी पूछताछ करते हैं। तो ये स्थान स्थान पर जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी हासिल करते हैं और उन समस्याओं का गंभीरता से समाधान करते हैं। हमने सत्ता पक्ष की बात की थी कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के मुख्यमंत्री समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और समस्या के लिए योजनाएं बनाते हैं और जो लोग इन मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो ये मंत्री उन लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य को जिलों के अंदर बांटा जाता है और प्रत्येक जिले के अंदर नगर पालिका होती है। तो ये राज्य मंत्री इन नगर पालिकाओं के द्वारा सभी स्थानों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं, जैसे मलेरिया आदि की समस्या या गंदगी की समस्या या पीने के पानी की समस्या। तो इस तरह से नगर पालिका की जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने स्थान पर इन समस्याओं का समाधान करे। जैसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए बार बार दवाइयाँ आदि छिड़की जाती हैं और नगर पालिका लोगों को ये शिक्षा देती है कि वो किसी भी स्थान पर पानी को ज़्यादा समय तक इकट्ठा ना करके रखें। कई बार नगर पालिका किसी विशेष बीमारी के लिए टीके आदि भी लगवाती है या जैसे पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ये भी नगर पालिका ही करती है। हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकारें हर जिले में नगर पालिकाओं के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करवाती है और नियमों को लागू करती है, कानूनों को लागू करती है जो कानून राष्ट्रीय स्तर की सरकार ने बनाए थे। इस तरह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं होते हैं उन लोगों के लिए सभी स्थानों पर लगभग शौचालय बना दिए गए हो, चाहे गांव हो या शहर हो, क्योंकि खुले में शौच करने से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दूसरे लेसन के लिंक दिए हैं उन वीडियोस को आप जरूर देखें और भारत की राजनीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाएं। ऑल द बेस्ट।